पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में हम पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को हम 16 ml पानी में घोल लें। सबसे पहले हमें पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलना है। इस घोल में हमें 10 ml घोल निकालकर 90 ml जल में मिलाना है। मतलब इसमें से हमें 10 ml घोल को ले लेना है और उसे 90 ml जल में मिलाना है। मतलब इससे क्या हो जाएगा कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। इस घोल को वापस घोल को हमें 10 ml निकालकर 90 ml जल में मिलाना है। इस प्रक्रिया को हमें 5 से 8 बार तक दोहराना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब 100 ml सबसे पहले हमने लिया था वो था खाली जल, तो उसमें जब हमने पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया तो उसका रंग गुलाबी रंग का हो गया। लेकिन जब उसमें से 10 ml लेके हमने अगले 90 ml जल में मिलाया तो उसका रंग उससे भी थोड़ा हल्का गुलाबी हो गया। इस प्रकार 3 से 4-5 बार करने पर इसका रंग और भी हल्का होता गया। इसका मतलब ये है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी का रंग रंगीन नजर आता है। मतलब रंगीन तो होता है, हल्का होता जाता है लेकिन रंगीन नजर आता है। इसका मतलब यह है कि पोटेशियम परमैंगनीट का प्रभाव फिर भी हमें दिखाई देता है। मतलब थोड़ा सा भी अगर पोटेशियम परमैंगनीट मिला हुआ है तो वह जरूर हल्का दिखाई देगा। ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों में पानी की बहुत अधिक मात्रा 100,000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल के कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों से विभाजित होते रहते हैं। मतलब कि सूक्ष्म कण, इसका कहने का मतलब है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक कण होता है वो भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसी कारण हम उस एक कण को भी मिला दें तो भी उसमें हमें हल्का रंग दिखाई देगा। एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं की रखते। पोटेशियम परमैंगनेट की 2 ml डेटॉल से हम तदनुगत करने पर उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे हमें सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब होता है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हम पढ़ेंगे। अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उनके अंदर कण होंगे तो उनके अंदर रिक्त स्थान होगा। मतलब कि हर एक 2 कण के बीच में थोड़ी जगह जरूर होगी। मतलब हर कण आपस में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। इसका मतलब कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसका क्रियाकलाप हम देखेंगे। हमने क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में हमने नमक और शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट कण के समान रूप से पानी में वितरित किया था। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी और एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं तो इसका मतलब कणों से मिलकर बना होता है। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कण के बीच पदार्थ के संबंध। अब देखो, हमने जब प्रयोग किया था कि शक्कर के दाने और जो नमक के दाने होते हैं उनको जब हम पदार्थ में मिलाते हैं
किसी जल में बनाते हैं तो जल के कणों के बीच रिश्ता होता है, उन रिक्त स्थान में जाके वो समाहित हो जाते हैं। इसका मतलब पदार्थ के कोलाज जो होता है उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो इससे हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं लिखा हुआ है। इसका क्रियाकलाप ये है कि अपनी कक्षा के किसी कोने में हमने एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दी। मान लो अगरबत्ती अपने कक्षा के, तो इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितना समीप जाना पड़ेगा। मतलब इसके अगर आपको सुगंध लेनी है तो आप दूर बैठे होंगे तो भी आपको इसकी सुगंध आ जाएगी। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या इससे भी इसकी सुगंध निकलती है? उसमें उसके लिए तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण गतिशील है। गतिशील होने के कारण ही अगर दूर बैठे हैं हम फिर भी हमें अगरबत्ती की सुगंध आ जाती है। मतलब क्योंकि पदार्थ के कण उस जिस स्थान पर अगरबत्ती रखी हुई है उस स्थान से अगरबत्ती से कण निकलकर हमारे पास आ जाते हैं जिससे सुगंध आती है। क्रियाकलाप दूसरा यह है कि जल से भरे दो गिलास लेने, तो बीकर ले। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल स्याही डालनी है और दूसरे में शहद डालें। तो हम देखते हैं कि शहद वाला जो हिस्सा होता है वो तो थोड़ा कम फैलता है क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है, और जो लाल का यानी नीली स्याही होती है वो बहुत जल्दी है ना पूरे ही पानी में फैल जाती है। इसका मतलब ये है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अब कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। इसका मतलब क्या है, पदार्थ के कण अगर निरंतर गतिशील है तो उनमें गतिज ऊर्जा जरूर होती है, इस कारण वो गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ाने से कणों में गति तेज हो जाती है। हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। मतलब तापमान जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप आपने देख लिए, तो इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि पदार्थ के कण अपने आप में एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश होने के कारण होता है। तो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। मतलब अब क्या होता है कि जब दो विभिन्न पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसको प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण। जो अपने अगरबत्ती का जो शक्कर का घुलना हमने पानी में देखा, ये भी विसरण के कारण हुआ। जो अपने अगरबत्ती का धुआं दूर बैठे अपने महसूस किया वह भी विसरण है, क्योंकि वो वायु के साथ मिल गया इसलिए वो विसरण हो गया, है ना। तो ये सब हमने देखा। और इस प्रकार से मिश्रण की प्रक्रिया पूरी हुई। आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी सब हम कल पढ़ेंगे।